वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का इनफाइनाइट सीरीज पर लेक्चर नंबर 3 देंगे। आप सभी लोगों ने इसके पहले इनफाइनाइट सीरीज पर 2 लेक्चर देखा है। पहले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में चर्चा किया था और दूसरे लेक्चर में अभी हमने जो कल अपलोड किया था उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा कैसे किसी दिए हुए सीरीज का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेटरी नेचर पता करते हैं। ठीक है, आज के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टेस्ट और इस टेस्ट का नाम है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है। अगर कोई सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के द्वारा कैसे पता लगाएंगे कि वो दिया गया सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, जो भी नेचर है हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट समझिए कैसे निकालना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार कमेंट में लिख रहे हैं, सर मैकेनिक्स पर भी कुछ वीडियो बनाइए। देखिए, अभी हम रियल एनालिसिस पर आज की इस इनफाइनाइट सीरीज के बाद आज के लेक्चर में हम डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम इसको जो भी 3-4 क्वेश्चंस बताएंगे इसके द्वारा किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम आपको काशी-ज़ेनिथ रूट टेस्ट बताएंगे और लॉगरिथमिक टेस्ट बताएंगे। तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये दोनों टेस्ट एक साथ हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद फिर एक और वीडियो बनाएंगे रियल का, जिसमें हम रीमान इंटीग्रेशन का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद रियल समाप्त हो जाएगा। अगर समय बचा तो 27 से आपका पेपर है, उसके पहले मैं एक वीडियो मैकेनिक्स पे बना दूंगा जिसमें तमाम सारे क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस कर दूंगा। दूसरी चीज, इसमें टीजीटी पीजीटी वालों को भी लाभ मिलेगा डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न आता है। तो चलिए जरा आज हम लोग देखें कि ये डीएलम्बर्ट टेस्ट है क्या। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि समेशन एन जो है सीरीज है। किसकी सीरीज है? पॉजिटिव टर्म का। तो समेशन एन क्या है? सीरीज है। किसका टर्म है? पॉजिटिव टर्म्स का। हमें क्या पता लगाना है कि समेशन एन कन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नेचर को हमको पता लगाना है। डीएलम्बर्ट टेस्ट में हम ऑसिलेटरी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। कैसे पता चलेगा आप डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने जा रहे हैं? हम आपको बता दें कि कोई भी सीरीज दी हुई है तो आपको पहले से पता नहीं रहेगा कि कौन सा टेस्ट लगेगा। आप कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा तो आप डीएलम्बर्ट की तरफ मूव कर जाइएगा। 3-4 टेस्ट हम जो बताएंगे इसमें से कोई ना कोई अप्लाई हो जाएगा और एक प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये लगाने में बहुत समय लगता नहीं है। देखिए, अगर समेशन एन सीरीज या पॉजिटिव टर्म्स है और आप क्या करिए, अगर एक वैल्यू निकालिए एन, एन तो यहीं से आपको मिल जाएगा सीरीज में ही, और एक वैल्यू लिख लीजिए एन प्लस 1। एक कैसे मिलेगा एन प्लस 1? इसमें जो भी एन की वैल्यू दी रहेगी उसमें एन के स्थान पर आप एन प्लस 1 बना दीजिएगा तो आपको एन प्लस 1 मिल जाएगा। तो आप एन और एन प्लस 1 का रेशियो निकाल लीजिएगा और रेशियो निकाल करके एन को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराइएगा। ठीक है, और ये लिमिट कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर लिमिट की वैल्यू सपोज कर लिया यल आ गया, तो अब निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी तक हमने ये कहा कि एन कोई सीरीज दिया रहेगा, आप एन को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर एन के टर्म में दिया रहेगा। अभी हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको दिखेगा। इसी से आप एन प्लस 1 बना लेंगे, बस जहाँ जहाँ एन रहेगा वहाँ एन प्लस 1 रिप्लेस करके, तो एन प्लस 1 निकल जाएगा। दोनों का रेशियो ले लेंगे और लिमिट निकालेंगे। यल अगर आ गया तो अगर यल 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर यल 1 से छोटा है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, और कहीं लग बाई चांस यल की वैल्यू 1 आ जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। ये टेस्ट फेल हो जाने का मतलब आप कुछ अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि सीरीज कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तो ग्रेटर देन 1 पे क्या करता है? कन्वर्ज, बिल्कुल ऑक्सिलरी सीरीज जैसे। लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या करता है? डाइवर्ज। लेकिन यल इक्वल टू 1 पे क्या कर जाता है? टेस्ट फेल कर जाता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ये लिमिट निकालने पर वैल्यू यहाँ 1 आ गई तो 1 आने पर आप इसके नेचर के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वैल्यू यल आई, ग्रेटर देन 1 आया, तब आप कन्वर्जेंट कह देंगे, और लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट कह देंगे। क्लियर? अच्छा,
लक बाई चांस आपने कैलकुलेट किया एन अपान एन प्लस वन, पता चला फाइनाइट नंबर ना आकर के इनफाइनाइट आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे कि जो समेशन एन है अर्थात ये जो सीरीज है अगर वैल्यू इनफाइनाइट दे देगा तो कहेंगे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये बात क्लियर है। आपको हम थोड़ा सा एक यहाँ पर हिंट देना चाहेंगे कि तमाम सारे किताब में और तमाम सारे प्लेस पर ये जो हमने रेशियो लिख रखा है, ये रेशियो ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलता है, ए एन प्लस वन ऊपर रहता है और ए एन नीचे रहता है, ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऐसे लिखा रहेगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो तमाम सारे बुक में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तब यहाँ पे जो यल की वैल्यू आती है तब ये सारा उल्टा हो जाता है, मतलब तब ग्रेटर देन वन पे डाइवर्ज करता है, लेस देन वन पे कन्वर्ज करता है, और ये वाला जो आंसर आता है डाइवर्ज करता है। लेकिन खैर हम लोग एक ही पढ़ें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो हम लोग यही लेकर चलेंगे, ए एन ऊपर लिखेंगे और ए एन प्लस वन नीचे लिखेंगे। तो चलिए, हमें लगता है टेस्ट आपको पता चल गया होगा। अच्छा, प्रीवियस में ये वाला टेस्ट तो आप कभी मत भूलिएगा, 1 अपान एन के पावर पी वाला, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ऑक्सिलरी सीरीज वाला। पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट। अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, और p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। ये तो सबको मालूम है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमने एक सीरीज लिखा है, ठीक है, सीरीज का नेचर आपको पता लगाना है। तो सीरीज क्या है आपका, फैक्टोरियल एन अपान एन के पावर एन, इसके बारे में चर्चा करना है। कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा कि ऑसिलेटरी होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे मालूम कि कौन सा टेस्ट लगाना है। आप पहला काम करिएगा, कंपैरिजन टेस्ट लगाने की कोशिश करिएगा। हो सकता है लग जाए, हम यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। कभी कभी कोई टेस्ट आसानी से लग जाता है, कोई टेस्ट बहुत डिफ़िकल्टी से लगता है। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट जानेंगे किसी भी दिए हुए सीरीज को, आपके पास उतना ही रास्ता खुला होगा कि कितनी आसानी से इवेलुएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो भी ये सामने लिखा हुआ वैल्यू है इसी का नाम क्या है, ए एन है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, ए एन लिख लिया। आपको ए एन मिल गया। अच्छा, अब आपका लक्ष्य क्या है, आपको यही वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ए एल निकालने के लिए वाली वैल्यू। तो जब ए एन आपके सामने पता चल गया तो हम क्या निकाल लें, ए एन प्लस वन। अच्छा, ए एन प्लस वन कैसे निकालेंगे आप, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन प्लस वन कर देंगे। तो एन के प्लेस पे क्या कर दिया, एन प्लस वन, नीचे भी क्या कर दिया, एन प्लस वन, ऊपर भी क्या कर दिया, एन प्लस वन। कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ए एन अपान ए एन प्लस वन। तो देखिए, ए एन की वैल्यू ये हो गई, और अपान करना है ना, अपान ऐसे करना है इसकी वाली वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं फैक्टोरियल एन प्लस वन में से एन प्लस वन बाहर निकलेगा तो फैक्टोरियल एन आएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से एन को कॉमन लीजिए अंदर। तो आप अगर एन को कॉमन लेते हैं तो एन की पावर एन प्लस वन आएगा बाहर, क्योंकि ऊपर पावर लगा है, ये आएगा बाहर। अच्छा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर आपका ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1 बाई एन। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 1 बाई एन ये आपका अंदर बचेगा, और टोटल का पावर है आपका n प्लस वन। कोई दिक्कत। अपान आपका हो जाएगा n के पावर n, और यहाँ n प्लस वन बाहर आप निकालेंगे, n प्लस वन आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में फैक्टोरियल n बचेगा जो ऊपर से कट चुका है, इस वाले से कट चुका है, यहाँ जो बचेगा फैक्टोरियल n, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आप एक काम करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिमिट सबके सामने लगा हुआ है, बात आप समझते रहिएगा। n के पावर n से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ऊपर क्या बचेगा, एक n बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई एन के पावर n प्लस वन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एन, आप ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू आप ऐसे लिख सकते हैं कि पावर n, और इंटू 1 प्लस 1 बाई एन, आप ऐसे बना सकते हैं ऊपर वाला। देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमें कुछ इसमें ज़्यादा बुद्धि भी नहीं लगानी है। अपान टोटल डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए आपका कितना बचेगा, देखिए ये तो कट चुका है ना ऊपर वाले से, तभी यहाँ पर केवल n बचा हुआ है, ये वाली वैल्यू आपने कट किया था अभी,
ऊपर वाले से, तभी आपका n के पावर 1 केवल बचा था, ये ऊपर है। नीचे जो वैल्यू n+1 दिख रही है, इसमें आप n को कॉमन ले लीजिए, तो n को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/n, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ से n को कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अब आप एक काम करिए, लिमिट को पुट करिए। लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जब पुट करेंगे, यहाँ देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 1 + 1/n है, नीचे भी 1 + 1/n है। तो आपका फाइनली जो बच रहा है वो यही आपका बच रहा है। आप खुद से कैलकुलेट करिए, आप लोग काफ़ी आसानी से हो जाएगा। आपका यही बच रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/n के पावर n, ये वैल्यू आपकी बच रही है। इसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कितनी होती है। देखिए, हमने एक प्रश्न बताया था आपको, एक क्वेश्चन बताया था सीक्वेंस में, यहाँ x अगर होता है तो हमने डायरेक्ट आपको बताया होगा, अगर पहला लेक्चर आप लोग मेरा देखे होंगे, तो इसका आंसर आता है e के पावर x। कब आता है, जब यहाँ x होता है, लेकिन यहाँ 1 है तो आंसर क्या आएगा, e के पावर 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है। e के पावर 1 का मतलब वो e होती है। या 2 होता तो वैल्यू e² आता। तो आपने कैलकुलेट किया और वैल्यू कितना आ गया, e आ गया। अब जरा बताओ e क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं जो एक्सपोनेंशियल e होता है, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, 2 से 3 के बीच में लाई करने का मतलब पक्का ग्रेटर देन 1 तो है ना। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप जरा यहाँ से बताइए क्या होगा, l ग्रेटर देन 1 पे सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो आपने क्या टेस्ट किया कि आपका जो सीरीज है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास एक सीरीज है, इसके नेचर के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो नेचर के बारे में देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप चाहें तो इसी सीरीज को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में चाहते तो लिख सकते थे। आपका ये n+1 लिखा हुआ है और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब समेशन लगा देंगे तो पूरी सीरीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अपान क्या हो जाता, 3 के पावर n। तो फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इस सीरीज में आपको an का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको an की वैल्यू कितनी दी हुई है, an का वैल्यू दिया हुआ है n+1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई कितना, 3 के पावर n। आप सबको मालूम है कि अगर आपको डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब इसके जस्ट बाद an+1 की वैल्यू। और an+1 कैसे निकलेगा, जो an है उसी में n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ऊपर आपका हो जाएगा n+2 का फैक्टोरियल, और नीचे भी आपका जहाँ पे n रहेगा वहाँ पे आपका हो जाएगा n+1, क्योंकि n को किससे रिप्लेस करना है, n+1 से रिप्लेस करना है। अगला स्टेप क्या आपको करना होता है, अगला स्टेप आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना होता है लिमिट में। ठीक है, रेशियो क्या होता है, an को आप हमेशा ऊपर लिखेंगे और an+1 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए लिमिट लगा करके, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप समझते रहिएगा कि n टेंड्स टू कितना लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो आपका अगर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। अब an की वैल्यू आप पहले रख दीजिए, तो आपका an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है n+1। आप सभी लोग अगर समझ चुके हैं तो अपनी कॉपी में कैलकुलेशन शुरू कर लीजिए, हम भी साथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेन से आप तेजी से लिख पाएंगे। यह हो गया an, और डिवाइड करना होता है n+1 से, इसीलिए n+1 उल्टा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 के पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाई n+2 का फैक्टोरियल, n+2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो कटपीट आप कर पाइए कटपीट करिए, 3 के पावर n है या 3 के पावर n इंटू 3 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको आप एक कट कर दीजिए। अभी यहाँ पे 3 बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ n+1 का फैक्टोरियल है, n+2 का फैक्टोरियल है। सभी लोग सिंप्लीफिकेशन करना इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी होगा जिसे सिंप्लीफाई करना फैक्टोरियल नहीं आता होगा। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ऊपर की दिशा में आपका क्या बचेगा, ये इनफाइनाइट हो गया, ये n+1 कट जाएगा। जब यहाँ से n+1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा n+1 का फैक्टोरियल, ऊपर एक 3 बचा हुआ है, और नीचे आपका क्या बचेगा, n+2 बचेगा। आपका यहाँ पे क्या बचेगा, n+2 बचेगा। ये बात समझ पा रहे होंगे।
तो जब यहाँ पर आपका n+2 बचा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे बताइए n की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट रख दीजिए तो इनफाइनाइट प्लस 2 ओवरऑल इनफाइनाइट हो जाएगा, और 3 अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 0। और 0 1 से क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है। जब 0 1 से छोटी वैल्यू होती है तो अभी आप यहाँ पर देखिए 1 से छोटे वैल्यू के लिए क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो आपका ये दिया हुआ सीरीज क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या, डाइवर्जेंट। तो आपको करना क्या होगा, जस्ट इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। ये आपका an हो जाएगा। an जब दिख जाएगा आपको तो आप an+1 निकालिएगा। कैसे निकालेंगे, जहाँ n है उसको n+1 से बदल दीजिएगा। फिर आप an/n+1 का ये रेशियो निकालिएगा। रेशियो निकालने पर जो भी वैल्यू आएगी चेक कर लीजिएगा 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो डाइवर्जेंट है, और 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो कन्वर्जेंट है। लग बाई चांस अगर कभी वैल्यू 1 आ जाता तो आप कह देते ये टेस्ट फेल कर गया। तो हमारे पास तमाम सारे और टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको हम लोग करते है ना। तो हमें लगता है बात इतनी समझ में आई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक सीरीज दिया हुआ है और इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस की बात करनी है। देखिए इसका पहला टर्म 1/3 है, दूसरा टर्म 1 × 2 3 × 5 है, तीसरा टर्म में 3 बार लिखा हुआ है, 3 5 7 है, चौथे टर्म में 4 बार लिखा है, 3 5 7 9 है। तो देखिए जानते हैं जब ऐसी सीरीज आपको दिखे ना तो सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग यह होंगे कि इसका nth टर्म काश मिल जाता तो सारा मामला ही निपट जाता। तो देखिए कैसे nth टर्म लिखेंगे ऐसे सीरीज का, ध्यान दीजिएगा। जब पहला टर्म है तो यहाँ 1 लिखा है, दूसरा टर्म है तो 1 × 2 लिखा है, तीसरा है तो 1 × 2 × 3 लिखा है। तो सोचिए कि अगर nth टर्म होता तो क्या लिखा होता, 1 × 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, एंड डॉट 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 सो ऑन, कहाँ तक लिखा होता, n तक लिखा होता। अपान देखिए पहला टर्म है तो 3 से शुरुआत है, फिर 3 × 5 है, फिर 3 5 7 है, 2 बढ़ते जा रहा है, 3 5 7 9 है। तो जरा बताइए नीचे अगर nth टर्म होता तो 3 लिखा होता, 5 लिखा होता, 7 लिखा होता। अब देखिए nth टर्म में यहाँ पर क्या n के प्लेस यहाँ पे क्या लिखा होता, जरा कोई बताएगा मुझे। देखिए 3 5 7 2 बढ़ता जा रहा है। तो बताइए nवें प्लेस पर क्या रहेगा। आप लोग एपी का n फार्मूला पढ़े हैं ना, nth टर्म का क्या होता था, n आप सभी लोग पढ़े होंगे आई थिंक, हमें लगता है a + n - 1 × d वाला फार्मूला पढ़े होंगे ना। तो पहला टर्म क्या है, 3 है, और n - 1 मतलब nth टर्म आपको चाहिए, n - 1 हो गया, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना इसका दिख रहा है, 2। तो आपका वैल्यू कितना बनेगा, n, ये हो जाएगा 2n, जब 2 का इसमें होगा मल्टीप्लाई और -2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2n+1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2n+1। कैसे हमें पता चल गया है टर्म, एपी के सहारे हमने पता कर लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सहारे। हमें लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक एक बात समझ लीजिए, अगर आप यहाँ तक मामला लिख लिए ना तो फिर कोई किसी तरह की अब कोई समस्या आनी ही नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी nth टर्म को लिखना, क्योंकि इसके बाद तो अब कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं, बस केवल कैलकुलेशन है। तो an पता चल गया। अच्छा आप सबको मालूम है कि जब an पता चल गया तो आप क्या निकालेंगे, an+1 निकालेंगे। an+1 का मतलब आप यहाँ पे n को n+1 से न बदलिए, n+1 का मतलब जैसे आपने an को लिखा है ऐसे आप n+1 टर्म भी लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, 1 2 3 है ना, n+1 टर्म निकाल रहे हैं तो सोचिए n रहा होगा, फिर इंटू क्या रहा होगा, n+1 रहा होगा। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि n+1 में कोई दिक्कत हो। n+1 का मतलब n+1 टर्म निकाल रहे हो, जैसे तीसरा टर्म है तो 1 2 3 है, चौथा है तो 1 2 3 4 है। तो बताइए n+1 रहेगा तो 1 से चलते चलते n+1 तक आएगा ना। अच्छा और अपान में क्या रहेगा आपका, 3 5 7 ऐसे रहेगा, एंड डॉट डॉट सो ऑन। देखिए यहाँ nth वाले प्लेस पे क्या है आपका, 2n+1 है। तो जरा बताइए इसके बाद वाला कौन रहेगा टर्म, इसके बाद वाले टर्म का नाम क्या रहेगा, चूंकि आप n+1 की बात कर रहे हैं तो इसके बाद का जो टर्म आएगा इसी में 2 बढ़ के आएगा, क्योंकि ऐसे 2 बढ़ते जा रहा है।
तो इसके बाद का टर्म जो होगा वो क्या होगा 2n+3 होगा। इसके बाद का टर्म क्या होगा 2n+3 होगा। तो आपका an+1 भी निकल गया। देखिए बड़ी अच्छी सीरीज है, आने का संभावना भी ज़्यादा है। तो आपने an+1 भी निकाल दिया। अच्छा, अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे an+1 अपान an के बारे में। तो इस रेशियो को जरा कैलकुलेट करिए an+1 अपान an के बारे में। देखिए क्या वैल्यू देता है यह, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा देखिए हम यहीं पे थोड़ा कट पिट कर दे रहे हैं। an+1 लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले ऊपर जो है ऊपर an लिखते हैं, नीचे an+1 लिखते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो बताया है उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और बार बार आप भी वही अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए फार्मूला आपका क्या होता है। फार्मूला आपका यही होता है, ऊपर an होता है और नीचे क्या होता है an+1 होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक। अच्छा, an का मतलब यही पूरा टर्म, an+1 का मतलब डिवाइड करना इसी से। कहने का मतलब यही है कि इसी में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे पूरी वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म ऊपर जाता है ना। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, मतलब ये टर्म आपका ऊपर है और ये ऊपर वाला टर्म कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहीं पे आप पूरा कटपीट अगर आप करने की कोशिश करिए तो देखिए टर्म अगर ऊपर है तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा टर्म, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे टर्म को कट कर देगा। ठीक है। अच्छा, ए टर्म नीचे रहेगा, ए टर्म नीचे रहेगा। तो ए टर्म अगर नीचे रहेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, सबको मालूम है। अच्छा, जब वैल्यू अब निकालेंगे आप चाहे तो अलग कॉपी पेन पे इसको लिख लीजिए। an को पहले ऊपर लिखिएगा ये पूरा और अपान n+1 लिखिएगा। तो ऊपर क्या बचेगा आपका, यहाँ से ऊपर आपका बचेगा 2n+3। यहाँ से आपका बचेगा कितना 2n+3, ये वैल्यू आपको ऊपर दिखेगी। और अपान आपको नीचे क्या वैल्यू दिखेगा, नीचे वैल्यू दिखेगा n+1। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं दोनों को अलग अलग, इस तरह से आपको ये वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब ये वैल्यू मिली तो आपको लिमिट क्या लगाना है, लिमिट को तो अभी आपको लगाना ही है। तो चलिए अभी लिमिट को हम अप्लाई कर देते हैं थोड़ी देर में। तो दिस इज इक्वल टू आपका यह हो गया लिमिट। अब लिमिट कैसे आप लगाएंगे, यहाँ से आप n को कॉमन ले लीजिए। तो n को कॉमन लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2+3/n और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे अगर आप n को कॉमन लेंगे तो n को कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा 1+1/n। ठीक है, 1+1/n। अब यहाँ से देखिए n से n कट जाएगा, तो n से n कट गया। n की वैल्यू कितनी पुट करनी होती है, इनफाइनाइट। तो जब आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और ये बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा 2, और 2 क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है। जब 2 ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, है ना। चूँकि यही जो यल आता है, अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये चेक किया कि आपका ये जो सीरीज है वो कैसा है, ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सीरीज का नेचर बताना है। ये तो अच्छा है, इसमें आपको an साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से an को ही लिख लीजिए। तो आपका an क्या दिख रहा है, an आपका दिख रहा है 5 के पावर n और डिवाइडेड बाई आपको दिख रहा है n² + 5, ये आपका an हो गया। अब आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लीजिए, अब यहाँ से आप an+1 कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका an+1 कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ इसमें n आपको दिख रहा है उसी को n+1 से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका n के प्लेस पर हो जाएगा n+1 और नीचे आपका डिवाइड में हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। जहाँ n है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया n+1, तो n का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। अब इसके जस्ट बाद आप क्या कैलकुलेट करते हैं, बार बार वही पुरानी वाली कहानी फिर रिपीट कर दीजिए। लिमिट an और अपान an+1, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। लिमिट क्या लगानी है, लिमिट लगानी है n टेंस टू इनफाइनाइट। तो आप यहाँ पे लिमिट लगा करके वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो पहले आपको क्या लिखना होता है an, तो an का मतलब कितना है 5 के पावर n और डिवाइडेड बाई कितना है n² + 5। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर मुझसे तेज आएगा चूँकि आप लोग कॉपी पेन पे लिखेंगे।
अच्छा, डिवाइड किससे करना होता है, an+1 से, तो डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, n+1 का होल स्क्वायर n+5, n+1 का होल स्क्वायर +5। अभी क्लास रहता तो जरूर कोई ना कोई पूछता कि सर ये वैल्यू ऊपर कैसे चला गया, क्योंकि एक दो लोगों का दिमाग काम नहीं करता है अक्सर। 5 की पावर n+1, लेकिन बड़ा आसान सा है, आप देख पा रहे हैं कि an आपने लिखा है और डिवाइड कर दे रहा है an+1 से, तो ये वैल्यू ऊपर चली गई। ठीक, अच्छा अब जरा इसमें देखिए, जो कुछ कट पिट हो पाए उसको कट पिट करिए, तब लिमिट लगाया जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो क्या कुछ कटने पिटने का आपको चांस अगर नज़र आ रहा है तो बताइए। जैसे 5 की पावर n से यहाँ पे कटेगा 5 की पावर n, 5 की पावर 1 बचा रहेगा, अर्थात नीचे एक 5 बचा रहेगा। चलिए ठीक है, नीचे एक 5 बचा रहेगा, तो यहाँ पे आपका लिमिट हो गया। ऊपर देखिए क्या कुछ कट पिट पाएगा, यहाँ से n आप कॉमन लीजिए, तो n को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n² बाहर, ठीक है, और अंदर बचेगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर, 1/n का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा देखिए 5 के साथ तो n है नहीं, n² आपने जो कॉमन लिया है, तो अगर आप n² को इन दोनों टर्म में ओवरऑल में बाहर कॉमन लेना चाहते हैं तो पूरे में कॉमन आप ले लीजिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं +5/n का स्क्वायर। कॉमन लेना तो सबको आता होगा, ये वैल्यू आपकी हो गई, एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाई हो जाएगा, नीचे n² यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो n² आपने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 5/n², 1 + 5/n²। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी जब 5 के पावर n से आपने कट किया तो यही कट हुआ है, 5 के पावर 1 बचा है, अर्थात नीचे भी एक 5 क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n² से n² कैंसिल हो गया, और आपको मालूम है कि लिमिट को क्या पुट करना होता है, इनफाइनाइट, तो पुट करेंगे तो 1/∞ 0, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऊपर केवल 1 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, मात्र केवल 1, और नीचे देखिए क्या बचेगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 बचेगा, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 5 बचेगा। और 1/5 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और जब 1 से छोटा होगा तो सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो आपका सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो आज हमने आपको डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बताया कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप इसको जो है अप्लाई करेंगे, और इस टाइप का अभी हम आपको असाइनमेंट भी दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके रियल एनालिसिस के बुक में भी है, वहाँ से भी आप लोग लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन रूट टेस्ट एंड लॉगरिथमिक टेस्ट, कल ही हम बताएंगे। और परसों का लेक्चर आप लोगों का जो होगा वो होगा रीमान इंटीग्रेशन। तो रीमान इंटीग्रेशन और यह दोनों टेस्ट आप 23 तारीख तक पढ़ लेंगे, ताकि आप एग्जाम को बढ़िया से दे पाए। बाकी के पेपर्स आप तैयार करिए बढ़िया से। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।